Hello class, welcome again in the new chapter of the physical chemistry class 12 and that is solution chapter। तो आज हम लोग solution chapter का इंट्रोडक्टरी लेक्चर और क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि solution चैप्टर में हमको करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है और उसे क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। और वन बाय वन हम उसके सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इम्प्योर हैं, वो सब या तो सॉल्यूशन होती हैं, या तो कोलाइडल, या तो सस्पेंशन। मतलब मेजर क्लासिफिकेशन जो इम्प्योर सब्सटेंस का है वो इन्हीं तीनों में किया जाता है। हम सस्पेंशन, कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन को पार्टिकल के साइज के हिसाब से बांटते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो पार्टिकल हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे में होमोजीनियसली मिक्स हुआ है कि हेट्रोजीनियस। मतलब कि कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर इक्वल प्रोपोर्शन में है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में है या अनइक्वल है। अगर उनका कंपोजिशन डिफिनिट है और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो बेसिकली हमारे चारों तरफ जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस हैं जिसको आप मिक्सचर बोलते हैं, हम उनको पार्टिकल अगर बहुत छोटा साइज का है, अगर जनरली बोला जाए तो 1 नैनोमीटर से कम की साइज, मतलब कि 10⁻⁹ मीटर से कम की साइज, तो जनरली माना जाता है कि वो होमोजेनियसली मिक्स हो जाता होगा और हम उसको फिर ट्रू सोल्यूशन या जनरली सोल्यूशन बोलते हैं। अगर पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक रेंज करती है तो पार्टिकल जो है हेट्रोजीनियस रेंज में आ जाता है, लेकिन सेटल डाउन नहीं होता, प्रेसिपिटेटेड नहीं होता। हम उसको बोलते हैं कोलाइडल। मतलब कि उसमें पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट करता है और स्टेबलाइज तो रहता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता, लेकिन जो उनका कंपोजिशन है वो भी एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन नहीं पाता। जबकि सस्पेंशन इन दोनों से अलग, पार्टिकल की साइज ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, 1000 नैनोमीटर से बड़ी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी हेट्रोजीनियस है, लेकिन नेचर ऑफ पार्टिकल जो है बड़ा होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और हम उसको बोलते हैं सस्पेंशन। हमें इस चैप्टर में जो ट्रू सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें हमको एक्चुअली सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करनी है। मतलब ये पूरा चैप्टर आपको सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाली है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर है, इसमें हमको क्या क्या डील करना है। क्लास, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के अलावा जो मेन पर्पस है इस चैप्टर को पढ़ने का वो है कंसंट्रेशन, कंपोजिशन, मेजरमेंट। मतलब कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स और गवर्निंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। खास करके ये चैप्टर कवर करेगा जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में और गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो ये पूरा चैप्टर लिक्विड फेज सॉल्यूशन को कवर कर रहा है। लिक्विड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के लिए राउट्स लॉ और गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के लिए हेनरीज लॉ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या वो आइडियली मिक्स हो रहे हैं कि नॉन आइडियली, मतलब कि उनका जो मेजरमेंट है, जो उनका कंपोजिशन है, उसके वॉल्यूम पर, इंथैल्पी पर और जो दूसरे फैक्टर हैं उस पर क्या अफेक्ट करता है के हिसाब से, उनके बेसिस पर हम उनको आइडियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद से अगर सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उनके मिक्स करने की वजह से, तो हम उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से, हम उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से पढ़ेंगे यहाँ पर। और अगर वहाँ पर जितने भी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनको गवर्न करने के लिए, हम उनका एक एक्चुअल मेजरमेंट करने के लिए, जो कि राउट्स लॉ से नहीं अगर होता है, तो उसके लिए करेक्शन टर्म्स, करेक्शन फैक्टर जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपके सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आपने शायद नाम ही सुना हो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में आप पढ़ेंगे और इसके सारे करेक्शन
जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेक्शन है को हम एक फैक्टर के नाम से, वांट ऑफ फैक्टर के नाम से भी पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन जो आपके टॉपिक का मेन उद्देश्य है, शुरू करते हैं उसको। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये जो बाइनरी वर्ड है इसका मतलब होता है दो। मतलब कि मिक्सचर है तो कम से कम दो कंपोनेंट्स तो मिला ही होगा, और अगर दो कंपोनेंट से मिलकर के मिक्सचर बना है तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर वहां पे कंपोनेंट्स के नंबर 3 हो गए तो टर्नरी, 4 हो गए तो क्वाटरनरी, और इसी तरीके से ये बढ़ता जाता है। जनरली ये देखा जाता है कि होमोजेनियस मिक्सचर के लिए कम से कम 2 या जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये आसानी से होमोजेनियसली मिक्स हो पाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम बढ़ाते जाते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाता है, और इसलिए वो जनरली कोलाइडल या सस्पेंशन में चला जाता है। तो हमारे पास जो सिलेबस है उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होमोजेनियस मिक्सचर है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होमोजेनियस मिक्सचर। यहां पे जो आप देख रहे हैं इसमें सॉल्यूट जनरली हम माइनर कंपोनेंट को बोलते हैं। ठीक है, माइनर कंपोनेंट को हम बोलते हैं कि वो क्या है, सॉल्यूट है। जबकि मेजर जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का उसको जनरली बोला जाता है सॉल्वेंट। एक दूसरा सबसे आसान तरीका है इसको जानने का, हमेशा जान लीजिए, जिस भी स्टेट या फेज को हम डिस्पर्स करते हैं, मिक्स करते हैं, जनरली उसी को सॉल्यूट बोला जाता है। और जिस भी सबस्टेंस, स्टेट या फेज में उसको मिक्स किया जा रहा है हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसा देखा गया कि जब भी हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं सॉल्यूशन का तो हमेशा ही माइनर सबस्टेंस कैन बी इजीली मिक्स्ड होमोजेनियसली विद द मेजर सबस्टेंस, बट इट इज नॉट इजी टू मिक्स द मेजर सबस्टेंस इन द माइनर इजीली। इसलिए माइनर कंपोनेंट ही सॉल्यूट बनता है और मेजर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। हमारे यहाँ हम इसको फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट के नाम से भी समझ सकते हैं। यही बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास है दो कंपोनेंट। सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, हम इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। आपने टिपिकल एग्जांपल पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जैसे कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं कि साल्ट डिसॉल्व इन द वाटर। शुगर सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है। अगर हमने कहा कि कोई गैस डिसॉल्व हो गई है वाटर में, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो अगर एक कंपोनेंट आप डिसॉल्व करेंगे किसी एक दूसरे कंपोनेंट में तो हम उसको बोलेंगे सिंपली बाइनरी सॉल्यूशन। एयर बाइनरी सॉल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन, हाइड्रोजन और दूसरी भी गैसें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉली कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जब आपने कहा कि मिक्सचर ऑफ वाटर विथ ऑक्सीजन तो ये बाइनरी में आएगा। मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सुक्रोज इन वाटर, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ कैम्फर विथ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये हुआ ये सारे ही बाइनरी सॉल्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। यही बेसिकली आपके सिलेबस में पढ़ाए जाने वाले हैं, क्योंकि हम जितने भी प्रिंसिपल गवर्निंग लॉ पढ़ रहने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, वो बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन को के रिस्पेक्ट में पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ हमारा सॉल्यूशन बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो चैप्टर है बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करवाता है। मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखने का समय आया है कि हम पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्यूशन है ये हमेशा क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। ठीक है ना, होमोजेनियस। सॉल्यूशन हमेशा होना चाहिए होमोजेनियस, है ना। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर शुड बी डेफिनिट एंड इक्वल, है ना। तो हम उसको बोलेंगे होमोजेनियस। जनरली पार्टिकल की साइज मैंने क्या बोली है, 1 नैनोमीटर से छोटी। मतलब कि जो फर्स्ट सिंगल जो लोअर या माइनर कंपोनेंट है
उसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी मान जैसे जनरली मानी जाती है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी हमारे पास है 3 मेजर स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, जिसको हम सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में मिक्स कर सकते हैं। मतलब हर एक स्टेट बारी बारी से अलग अलग अगर मिक्स किया जाए तो यहाँ पे कुल 9 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी को मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासिफिकेशन में 9 जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसे कैसे बनेंगी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, तो इसमें सॉलिड में सॉलिड या लिक्विड या गैस मिक्स होगा, जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं। ठीक, और जो सॉलिड, लिक्विड या गैस है हम इनको मिक्स कर सकते हैं होमोजेनियसली गैस में। ठीक है ना, तो हमारे पास कुल 9 पॉसिबिलिटीज बनी है ना। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे या लिक्विड को सॉलिड में या गैस को सॉलिड में। जो आप ये देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, इनको हम फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो मैं क्या कह रहा था कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस को अलग अलग तरह से हम तीनों बारी बारी से तीनों स्टेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होमोजेनियसली। मैं बोला फेज वाइज। फेज का मतलब होता है असल में जो अलग अलग स्टेट के डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स होते हैं हम उनको फेज बोलते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने कहा वाटर में आप ऑयल मिला देंगे, ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, स्टेट उनका लिक्विड है, लेकिन जब आप उनको एक दूसरे मिक्स करेंगे तो एक दूसरे मिक्स होंगे नहीं होमोजेनियस, वो रहेंगे हेट्रोजीनियस। मतलब कि डिस्टिंक्ट लेयर होगा वो ऑयल का और वाटर का, हम उसको बोलते हैं टू डिफरेंट फेज ऑफ द लिक्विड स्टेट इन द सॉल्यूशन। वो कोलाइडल का एग्जांपल है। जब होमोजेनियस मिक्स होगा कोई भी कंपोनेंट तो वहां पे हमेशा सिंगल फेज होता है। मतलब कि आप सब कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वहां पे हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अ सिंगल फेज कैन बी सीन। ठीक, पार्टिकल कभी भी डिस्टिंक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से। होमोजेनियसली मिक्स होने की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे विद अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसलिए उनके पास होगा सिंगल फेज। ठीक है, ऑलवेज सिंगल फेज। ठीक है, ऑलवेज सिंगल फेज। ठीक, यहां पर फेज को स्टेट नहीं समझना चाहिए, लेकिन स्टेट में फेज आता है ना, सॉरी, अब फेज में स्टेट आता है, स्टेट का मतलब फेज नहीं होता। ठीक, मैं इसका क्या मतलब है ये देखिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा जो सोल्यूशन है इसमें हमने सॉलिड और लिक्विड और गैस को माना हुआ है, क्या माना है, माइनर कंपोनेंट, मतलब कि सॉल्यूट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉलिड में। ऐसे में जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, ठीक, सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो होगा सॉलिड। ठीक, हमेशा ही सॉल्वेंट का स्टेट ही सॉल्यूशन का फेज बन जाता है। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस जिसको आप मिक्स कर रहे हैं वो डिस्टिंक्टली लेयर्स नहीं बनाएंगे, उनका अलग से इंटरफेस नहीं होगा, सिर्फ इंटरफेस किसका होगा, सॉलिड का, है ना। तो ऐसे में जो सॉल्यूशन है उसका भी जो फेज होगा, ठीक, जो इंटरफेस होगा वो सिर्फ सॉलिड का इंटरफेस होगा। जैसे कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो दोनों ही सॉलिड हैं। जैसे अपने एग्जांपल में क्या बोलते हैं आप, एलॉय। एग्जांपल में सारे एलॉय इसके एग्जांपल में आएंगे। आपने ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, जिंक और टिन का आपने पढ़ा एग्जांपल, है ना, सब मिलाएंगे आप। जर्मन सिल्वर एक एग्जांपल दिया है ना। गोल्ड आप जानते हैं। ये सारे एग्जांपल जो है आते हैं इसमें। लिक्विड इंटू सॉलिड, लिक्विड इंटू सॉलिड का मतलब ऐसे सारे लिक्विड जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं। जैसे आपने कहा क्लोरोफॉर्म, तो जब क्लोरोफॉर्म लिक्विड इंटू सॉलिड है, सॉरी, ठीक है, तो लिक्विड इंटू सॉलिड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, कोई एग्जांपल सोचिए। लिक्विड इंटू सॉलिड, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब वेपराइज होगा तो वो बनाएगा लिक्विड इंटू गैस का एग्जांपल, है ना। जब क्लोरोफॉर्म वेपराइज होगा वो लिक्विड इंटू गैस का एग्जांपल बनाएगा। तो आप सोचिए कि लिक्विड इंटू सॉलिड का एग्जांपल क्या हो सकता है।
ये एग्जाम्पल होते हैं एक्चुअली जितने भी अलॉय हैं मरकरी के। मरकरी मतलब अमलगम हम बोलते हैं, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, है ना। तो जब भी मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जब भी उसका अलॉय बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अमलगम, है ना, हम उसको बोलते हैं अमलगम, मरकरी के अलॉय को बोलते हैं। तो इसमें होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये बनाता है एक सॉलिड फेज वाला सॉल्यूशन। जबकि गैस को जब सॉलिड में मिलाएंगे, गैस का सॉलिड में एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ भी है, मैं आपको याद दिला दूं, जब हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 11th में भी था, है ना, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक। तो आपने उसमें पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इजिली हाइड्रोजिनेट करता है या रिड्यूस करता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन और एल्कीन, है ना। तो जो हाइड्रोजन विद पैलेडियम है उसमें असल में हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के साथ होमोजेनियसली मिक्स होता है, ठीक है। पहले आप एक दूसरे के साथ होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस है पैलेडियम वो हाइड्रोजन गैस को अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्युपाई कर लेता है और वहां पे एक होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हाइड्रोजन गैस का, किसके साथ, पैलेडियम के साथ। तो जो पैलेडियम का इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें हाइड्रोजन गैस जाके ऑक्युपाई होता है। ये बना था एग्जांपल हाइड्रोजन गैस का इन पैलेडियम, है ना। ये भी एक तरह का सॉलिड फेज सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जबकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, यहां पर लिक्विड फेज सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। लिक्विड फेज सॉल्यूशन ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सुक्रोज या ग्लूकोज इन वाटर, मिक्सचर ऑफ यूरिया इन वाटर, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स आपने सुने हुए हैं। जबकि लिक्विड इनटू लिक्विड को आपको पता है कि अल्कोहल को मिलाएंगे वाटर के साथ, एसीटोन को मिलाएंगे वाटर के साथ, ये सारे ही लिक्विड फेज सॉल्यूशन का एग्जांपल बनेंगे, है ना। जबकि गैस इनटू लिक्विड का जो एग्जांपल है आप सिंपल बोलेंगे कि डिसोल्यूशन मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। ठीक, इन तीनों केस में ये सारे जो माइनर कंपोनेंट हैं ये मेजर कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे होमोजेनियसली और आपका जो सॉल्यूशन का फेज होगा वो होगा लिक्विड फेज सॉल्यूशन। सही है, वापस आइए, सॉलिड इनटू गैस का एग्जांपल आप करेंगे तो मैंने अभी जस्ट बोला कि कैम्फर इजीली वेपराइज होता है क्योंकि वो है सबलाइम सब्सटेंस। तो अगर कैम्फर का डिस्ट्रीब्यूशन नाइट्रोजन के साथ किया जाए, नाइट्रोजन एक मेजर कंपोनेंट है एयर में, आपको पता है, तो अगर कंपोनेंट कैम्फर का कंपोजिशन, मैं क्लियर बात कर दूं अभी पहले, जितने भी सॉलिड और लिक्विड हैं जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं हम उनको बोलते हैं वेपर। जबकि जो सब्सटेंस पहले से ही रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होते हैं ओनली दे आर कॉल्ड गैसेस, ठीक है। तो वेपर वर्ड का मतलब कि वो रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड था या तो सॉलिड था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई भी सॉलिड या लिक्विड वेपराइज होता है तो उनके जो पार्टिकल होते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहते हैं, दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली इन द एयर ओनली, लेकिन दे रिमेन सस्पेंडेड एज देयर प्रीवियस ओरिजिनल स्टेट। मतलब अगर कैम्फर वेपराइज होगा, सबलाइम होगा, तो कन्वर्ट होगा वो वेपर फेज में, लेकिन उस पार्टिकल का स्टेट सॉलिड ही अज्यूम किया जाता है। इसलिए कैम्फर का मिक्सचर जो होगा नाइट्रोजन गैस के साथ, ये एक बनेगा सॉलिड इनटू गैस का एग्जांपल, कैम्फर इन नाइट्रोजन, ठीक। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन वाटर, वाटर का वेपर जब नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्लाउड इज नॉट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, क्लाउड जो है वो एग्जांपल होता है कोलाइडल का, जबकि क्लाउड भी होता है वाटर वेपर ही। तो वाटर वेपर जब ढेर सारे एयर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होकर के डस्ट पार्टिकल भी उनके साथ इंक्लूड होता है तो वो वेपर और जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड वो बनाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन अगर वही क्लोरोफॉर्म या ब्रोमीन का जो वेपर है नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होगा तो वो बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल की साइज का डिफरेंस आता है, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म CCl4 CHCl3 सॉरी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, CHCl3 इन नाइट्रोजन, है ना।
जबकि गैस का कंपोजिशन आपको पता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन या नाइट्रोजन विद कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर है, गैस जब भी गैस के साथ मिक्स होता है तो हमेशा होमोजीनियस मिक्स होता है। यही बेसिक डिफरेंस है कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन में। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 8 पॉसिबिलिटी बस बनेंगी। गैस गैस के साथ कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्स नहीं होता, मतलब सॉलिड सॉलिड के साथ होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी। तो एग्जांपल आपको डिस्टिंक्टली लर्न रखने पड़ेंगे। लेकिन गैस गैस के साथ हमेशा मिक्स होता है होमोजीनियसली, तो ये हमेशा एग्जांपल बनेगा, किसका एग्जांपल बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन का। ओके, तो ये कुछ आपकी क्लासिफिकेशंस हैं विद एग्जांपल्स। जबकि यहां पे मैं टर्म्स लर्न करवा रहा हूं आपको, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। उसके अलावा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा और वर्ड मैं क्लियर करूंगा। यहां पर हमारे यहां पास 2-3 और वर्ड हैं, ठीक? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना? ये तीनों वर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? डिफिनीशन। ओके, डिफिनीशन तो आपको लर्न रखना पड़ेगा। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड का सिंपल डिफरेंस ये है, अगर आपको लर्न रखना है तो सुनिए इसको। अनसैचुरेटेड का मतलब कि अभी भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है? सैचुरेट, सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक? और सुपर सैचुरेट का मतलब हो गया सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड, ठीक है? मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल या कंपोनेंट जो है वो नीचे सेटल डाउन है तो पक्का सुपर सैचुरेट है, ठीक है? जबकि अगर वहां पे एक डिस्टिंक्ट लेयर बस दिख रहा है, मतलब सिंगल फेज दिख रहा है, तो वो अनसैचुरेट या सैचुरेट दोनों हो सकता है, ठीक है ना? सुपर सैचुरेट हमेशा हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट जो एक मेन कंपोनेंट है उसका मेजर माइनर कंपोनेंट वो नीचे सेटल डाउन हो गया, मतलब प्रेसिपिटेटेड हो गया है, ठीक? तो दो अलग अलग लेयर बनेंगे, दो अलग अलग इंटरफेस बनेगा। एक लिक्विड इंटरफेस मान लीजिए अगर कहते हैं, एक सॉलिड इंटरफेस, अगर आप सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना? तो सैचुरेट, अनसैचुरेट और सुपर सैचुरेट हम बेसिकली डिस्कस करते हैं हम सॉलिड, जो जनरल एग्जांपल्स हमारे हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इनटू लिक्विड के लिए। जब ये चैप्टर ग्रो करेगा आगे तो जब हम बात करेंगे लिक्विड फेज सॉल्यूशन के बारे में, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इनटू द लिक्विड। और इस पॉसिबिलिटी में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड into the liquid on the basis of amount of solute can be present in the given amount of solvent. So if the more amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent, say 100 ml at a given temperature, they are just called unsaturated. When no more amount of solute can be dissolved in the same situation, then that is called saturated. And when the excess amount of solute present as precipitation, as suspension in the given amount of solution, then they are called supersaturated. Supersaturated ही है जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है। सैचुरेट या अनसैचुरेट एक फेज होने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं करते। स्टेब्लिशमेंट हमेशा ही दो अलग अलग सब फेज पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो सुपर सैचुरेटेड में एक फेज हमारे पास है सॉलिड जो कि प्रेसिपिटेटेड है, एक फेज है लिक्विड जो कि जिसमें ऑलरेडी पार्टिकल्स हैं, डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? स्टेब्लिश करेंगे इक्विलिब्रियम को। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, इसलिए ली चैटलियर का प्रिंसिपल भी यहाँ पर गवर्निंग फैक्टर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना डिस्कस करिए, सीखिए कि ये सब होता क्या है और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको लर्न रखिए, ठीक है? अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन फैक्टर, ठीक है? डिफरेंट कंसंट्रेशन फैक्टर मैं आपको बता भी दूं, कंसंट्रेशन फैक्टर में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, ये सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? और ये सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स जरूरी होते हैं जिससे कि आप सॉल्यूशन को मेजरमेंट कर सकें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।